हमें कोई एलिप्स गिवन है बच्चों जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। भाई इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी, सपोज कर लीजिए पॉइंट ए है वो, पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। हम क्या करते हैं, इस एलिप्स पर बच्चों एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। बच्चों कॉर्ड ए बी की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी जो बनेगी बच्चों, उसकी इक्वेशन कुछ ये आएगी। अब यदि ये दोनों पॉइंट्स बच्चों एलिप्स पर लाई कर रहे हैं तो उस बेसिस पर बच्चों हम लोग इस कॉर्ड की इक्वेशन को माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 ओवर y1 प्लस y2 भी अगर लिखें तो कोई गलती नहीं होगी साहब। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैन बी रिटन लाइक दिस। अब यदि बच्चों मैं पॉइंट ए को फिक्स करके पॉइंट बी को इसके जितने पास में लाऊंगा, बच्चों मैंने ए को फिक्स रखा, लेकिन अगर बी को मैं जैसे जैसे इस पॉइंट ए के पास लाते जाऊंगा वैसे वैसे ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ कम होती जाएगी, लाजमी है। कीपिंग दिस पॉइंट फिक्स्ड, मैं जैसे जैसे बी को इसके पास लाते जाऊंगा बच्चों वैसे वैसे ये कॉर्ड जो है उसकी लेंथ कम होती जाएगी। और जब ये पॉइंट बी उठकर ए के काफ़ी क्लोज आ जाएगा बच्चों, जब पॉइंट बी जो है, व्हेन पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू ए, जब ये पॉइंट उठकर बहुत ही ज़्यादा ए के निकट आ गया बच्चों, ए के बहुत ज़्यादा निकट आ गया, तो उस केस में ये जो कॉर्ड है बच्चों इसकी लेंथ तकरीबन 0 हो जाएगी और वो जो कॉर्ड है वो एक टेंजेंट बन जाएगी। टेंजेंट बच्चों अपने आप में एक कॉर्ड ही होती है जिसमें जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के आप बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर संपाती हैं बच्चों। सो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इस पॉइंट ए को फिक्स करके जैसे जैसे मैं बी को इसके पास लाते जाऊंगा वैसे वैसे इस कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब पॉइंट बी उठकर ए पर ही आ जाएगा और उस समय ये जो कॉर्ड है साहब ये क्या बन जाएगी बच्चों, उसकी टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श ज्या बन जाएगी। सो व्हेन बी इज वेरी क्लोज टू ए, सो उस केस में जो कॉर्ड ए बी है बच्चों, कॉर्ड ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड ए बी विल बी टेंजेंट एट ए, वो बच्चों ए पर टेंजेंट हो जाएगी। और ये कब होगा, जब x2 y2 x1 y1 के काफ़ी क्लोज हो, मतलब x2 y2 की वैल्यू तकरीबन कितनी हो जाए, x1 y1। और उस बेसिस पर क्या होगा, चलिए आपने x2 की जगह पर क्या रख देना है साहब, x1, और y2 की जगह पर क्या रख देना है, y1, सो दैट इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स, आपने x1 प्लस x2 को लिख दिया बच्चों x1 प्लस x1 और यहाँ पर लिख दिया y1 प्लस y1 और साथ में क्या बच्चों x माइनस x1। अभी क्या होगा, x1 प्लस x1 विल बिकम 2x1 और y1 प्लस y1 विल बिकम 2y1, 2 कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू x1 ओवर y1 इंटू x माइनस x1। ये 2x1 आएगा, ये 2y1 आएगा, 2 कैंसिल होकर बच्चों ये कुछ पिक्चर आपके पास में बन जाएगी। और इसे हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए ये ए स्क्वायर y1 जो है बच्चों उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर y1 y माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 x प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। भाई हमने क्या करा, इस डिनोमिनेटर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया साहब और बाकी माइनस बी स्क्वायर x1 का इस द ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। एंड देयर आफ्टर क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस वाला टर्म है आप इसे LHS पे ले आइए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स हो गया और प्लस क्या बच्चों ए स्क्वायर y1 इंटू वाई, कुछ ऐसा। और राइट हैंड साइड पर क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर है और प्लस साथ में ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर इस माइनस वाले टर्म को LHS पे लाने से प्लस हो गया और इस माइनस वाले टर्म को LHS पे ले जाने से वो भी प्लस हो गया।
एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू डू वन थिंग बच्चों, मैं पूरी इक्वेशन को x1 y1 से सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने इस पूरी समीकरण को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल x1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ y ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो y1 अपॉन बी स्क्वायर, और इधर मैं करूंगा बच्चों तो ये आएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा बच्चों y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। You have divided this whole equation by a square b square so that you get बच्चों x, आपने a square b square से डिवाइड किया, b square से b square कैंसिल, a square बचेगा, यहाँ a square से a square कैंसिल, b square बचेगा, likewise ये आपके पास में आएगा बच्चों। अब चूंकि पॉइंट x1 y1 एलिप्स पर लाई कर रहा है, चूंकि पॉइंट x1 y1 एलिप्स पर लाई कर रहा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Since point x1 y1 is lying over the ellipse so it will satisfy the equation, और उस बेसिस पर बच्चों ये जो राइट हैंड का एक्सप्रेशन है इससे मैं लिख सकता हूं क्या, इससे मैं लिख सकता हूं 1। भाई राइट हैंड साइड पर जो भी कोई एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो चूंकि पॉइंट जो है वो एलिप्स पर लाई कर रहा है, इसलिए आपके पास में कुछ ये पिक्चर बनकर आ गई। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, पॉइंट x1 y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ये होगी बच्चों, और ये ध्यान कीजिए ये कैसे आई है, बड़ा सिंपल तरीका है। भाई जो आपके पास में एलिप्स था, यदि मैं उसमें एक्स स्क्वायर की जगह x1 और वाई स्क्वायर की जगह y1 रख दूं, इफ आई रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय x1 एंड वाई स्क्वायर बाय y1 तो मुझे यही मिलेगा, मुझे यही मिलेगा। आप लोग सर्कल में भी देख चुके, पैराबोला में भी देख चुके, और इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन बनता है बच्चों उसे हम t=0 कहा करते हैं। जब आपने एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को y प्लस y1 अपॉन 2 से, और xy को xy1 प्लस yx1 अपॉन 2 से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है, बशर्ते जो कर्व है वो एक क्वाड्रेटिक कर्व हो, एक ऐसा कर्व हो जिसकी डिग्री 2 हो। तो ये आपके पास में बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन यानी कि स्पर्शज्या की समीकरण को की इक्वेशन आगे साहब नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब अगर मैं बच्चों इसी काम को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में करना चाहूँ कि अगर वो पॉइंट बच्चों जो है वो आपको एक्सेंट्रिक एंगल के टर्म्स में दे रखा हो, लेट इट बी a cos थीटा b sin थीटा, अगर वैसा कुछ हो सो x और x1 की जगह होगा a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर, और फिर y और y1 होगा बच्चों b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1, ये होगा t=0 हो गया बच्चों अगर पॉइंट ये है तो अब a से a कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा। ये बच्चों पॉइंट थीटा पर स्पर्श रेखा की समीकरण है बच्चों। अरे भाई आपके पास में एलिप्स पर कोई पॉइंट आपको दे रखा था, ये जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे थे ये, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वो कुछ ऐसी होगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब लगे हाथों में काम और करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें एलिप्स पर 2 पॉइंट्स दे रखे बच्चों, एक सपोज कीजिए है θ1 और दूसरे पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल है θ2, और हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों ही पॉइंट्स पर हमें इन दोनों पॉइंट्स पर जो है जो टेंजेंट्स आएंगी उन दोनों टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना है। आपको एक पॉइंट θ1 पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और एक θ2 पर, आपको दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी टेंजेंट की आपको क्या बतानी है, दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो लीजिए साहब, पॉइंट θ1 पर जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a cos θ1 प्लस y अपॉन b sin θ1 is equals to 1. This is the equation of tangent at point θ1 and likewise बच्चों पॉइंट θ2 पर जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो ये होगी y अपॉन b sin θ2 is equals to 1। ये आपके पास में बच्चों दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई। पॉइंट इस पर जो टेंजेंट खींची, इस पर जो टेंजेंट खींची, अब दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, भैया काम कीजिए, यहाँ cos θ2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर बच्चों cos θ1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे बच्चों तो उससे x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। माइनस कर देंगे, x कैंसिल होकर y आ जाएगा बच्चों, और वो क्या होगा y अपॉन b। यहाँ पर आपको मिलेगा साहब sin θ1 cos θ2, sin θ1 cos θ2 माइनस sin θ2
इंटू कॉस थीटा 1 और राइट हैंड साइड पर बच्चों कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। होप मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है भाई। यहाँ आपने जब इसमें cos थीटा 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, y अपॉन बी इधर भी था बच्चों, y अपॉन बी साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पर बच्चों क्या होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। ये पहले तो ये कॉपी कर लीजिएगा भाई अगर आपने ये नहीं किया हो तो। ये क्या होगा, यहाँ पर साहब आपको मिल जाएगा cos साइन ऑफ थीटा 2 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 1। नाउ व्हाट यू गेट बच्चों, यहाँ आपको मिल रहा है y अपॉन बी, और ये अगर आप ध्यान दें बच्चों तो ये है साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और राइट हैंड साइड पर है बच्चों cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जिसको अभी मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। चलिए मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं करता साहब। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, y अपॉन बी और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 होल अपॉन 2, और इसी तरह से बच्चों कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। बच्चों साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड लाइकवाइज आरएचएस पर देखा जाए तो बच्चों ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, जो कि होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है, सो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और फाइनली आप देखेंगे बच्चों तो y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा b, और y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया बच्चों b, और साथ में क्या आपको साथ में मिल जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। और एक मिनट, कॉस क्यों आएगा, यहाँ तो साइन आएगा ना, दोनों ही साइन रहते हैं, यस दोनों ही साइन रहते हैं, तो ये आपके पास में आ गया बच्चों। और अपॉन में क्या, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, ये आपके पास में y कोऑर्डिनेट आया। एंड पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इनटू एनी ऑफ दीस टू इक्वेशन, और यू कैन डू वन थिंग बच्चों, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y ओवर हियर, दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई हियर, एंड लाइकवाइज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ y यू फाइंड इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन 2, एंड देन अगेन first equation has to be subtracted from second, or second has to be subtracted from first, so that you people will get the x coordinate। और आप सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, x कोऑर्डिनेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। ये आपके पास में बच्चों इसका x निर्देशांक आ गया, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए साहब। आप इन्हें याद रखिएगा बच्चों कि साहब दोनों जो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, ये से आप स्मरण याद रखिएगा बच्चों। अब मैं इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी बता देता हूं आपको, पर पहले ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए जो लिखा हुआ है साहब। चलिए अब मैं आपको बोल रहा था जो कि साहब इसे याद रखने का तरीका, तो याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, आपको जो 2 पॉइंट्स दे रखे थे भाई, एक पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल था थीटा 1, दूसरे का एक्सेंट्रिक एंगल था थीटा 2। तो जरा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन को जरा याद कीजिए। हम लोगों ने देखी बच्चों, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी, और फिर क्या बच्चों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और राइट हैंड साइड पर क्या है बच्चों, कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। यही कुछ थी, यही थी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू। अब आप एक्चुअली इन दोनों को ज्वाइन कर नहीं रहे हो, आप इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और इन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो उसी पर बेस्ड मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो ये है साहब कि यदि मैं एक काम करूं, मैं इसे लिखूं एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और इसके अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। लाइकवाइज मैं इसे लिखता हूँ y अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और अपॉन में क्या साहब कॉस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये करना गलत नहीं होगा बच्चों। मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 से डिवाइड कर दिया है, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, और इसे मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए का मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर से बी से डिवाइड कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब आप देखें बच्चों, भाई ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2 points whose eccentric angle are theta 1 and theta 2, तो वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन है, which could be rewritten like this। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें बच्चों, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जरा आंखें गड़ाइए और देखिए, ये वही आ रहे हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, a इंटू कोसाइन ऑफ दिस अपॉन दिस, वही देखिए, और y कोऑर्डिनेट क्या था, b इंटू दिस अपॉन दिस, वही आया था. सो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2. ये आपके पास बच्चों दोनों बिंदुओं के जो है प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक आ गए. होप आपको ये बात खोपड़ी में आई होगी. नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा. एक प्रश्न लिखिएगा बच्चों. डिटरमाइन लोकस ऑफ ए पॉइंट, डिटरमाइन लोकस ऑफ ए पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच, एक मिनट. यस, डिटरमाइन लोकस ऑफ ए पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच टू एन एलिप्स सबटेंड एंगल फाई विथ ईच अदर. क्या ये सही होगा? ना, काट दीजिए. वापस से मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं आपको. आप ऐसा लिखिए बच्चों, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ एन एलिप्स. ऐसा लिखिएगा, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ एन एलिप्स whose eccentric angles are differed by a constant angle phi. I repeat the question. Two tangents are drawn at 2 distinct points of an ellipse. Ellipse की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो ले लीजिएगा. Two tangents are drawn at 2 different points of an ellipse whose eccentric angles are distinct from each other by angle phi. Find locus of intersection point of those two tangents. Find locus of intersection point of those two tangents. वीडियो को रोक करके कीजिएगा. देखिए प्रश्न में क्या बोला है बच्चों. आपने एलिप्स के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एक इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी और एक इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी. इन दोनों टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस मैंने बताना भाई. मेरे को इन दोनों इंटरसेक्शन, ये जो आया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, बिंदु पथ ज्ञात करना है. यस, जबकि ये गिवन है कि इन दोनों के एक्सेंट्रिक एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे से कितना डिफर कर रहे हैं, फाई. मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू फाई. भाई या तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 फाई है या फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 फाई. दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करो, दोनों का डिफरेंस कुल मिलाकर फाइनली फाई. ये आपको गिवन है, आपको लोकस बताना है. तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना चाहते हो. आपको एक बात तो पता है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, ये होंगे. सो आप इंटरसेक्शन पॉइंट को एक काम कीजिए जिसका आप लोकस फाइंड आउट करना चाहते हो. मैं मान लेता हूं वो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 y1. लेट इट बी x1 y1. सो x1 क्या होगा, x1 होगा a इंटू कोसाइन ऑफ, एक मिनट, x1 क्या होगा a इंटू कोसाइन ऑफ, भाई इन दोनों के एक्सेंट्रिक एंगल्स मैंने थीटा 1 और थीटा 2 सपोज कर लिए हैं और ये मुझको गिवन है. सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 y1 मान लिया तो वो ये हो जाएगा और कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी. ये आ जाएगी बच्चों. भाई आपको थीटा 1 माइनस थीटा 2 गिवन है फाई. सो मैं यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह पर रख सकता हूँ फाई. तो ये फाई अपॉन 2, ये x1 कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों. और इसी तरीके से y1 कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा साहब थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और अपॉन में तो कोसाइन ही आता है और थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू दे रखी फाई. सो ये आ गया बच्चों, आ गया. अब आप को जब भी लोकस निकालना होता तो एक ही सड़ा घिसा पिटा टुच्चा लुच्चा किस्म का काम करना होता कि जो भी आपने अपने मर्जी से माना उन्हें एलिमिनेट कर दो. अमूमन हम लोग एक वेरिएबल मान लिया करते हैं, उसे एलिमिनेट करते हैं. यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमने अपनी मर्जी से माने, एक थीटा 1 और थीटा 2. बोथ ऑफ देम हैव टू बी एलिमिनेटेड एंड दैट कुड बी डन इन दिस वे बच्चों कि मैं यहाँ से कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 को लिख सकता हूँ क्या, इससे मैं लिख सकता हूँ साहब x1 cos फाई अपॉन 2 अपॉन a. ये आपके पास में आ गया. और इसी तरीके से मैंने लिखा बच्चों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या, y1 साइन, ना साइन क्यों आएगा, कॉस ही है यहाँ, तो cos 5/2 अपॉन b.
सो ये आपके पास में बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, आपके पास में कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर ये कुछ करोगे बच्चों, आप इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, भाई कॉस थीटा और साइन थीटा हो और आपको थीटा एलिमिनेट करना हो तो उससे आसान काम तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। कॉस थीटा हो और साइन थीटा हो और थीटा को एलिमिनेट करना हो तो मैंने जैसा कहा उससे आसान काम हो ही नहीं सकता। क्या, कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा को 1 कर दीजिए, और 1 करेंगे तो उसके लिए यही कुछ होगा। भाई अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो बड़ा सिंपल हो गया बच्चों यहाँ पर। और फिर बाद में लोकस निकालना तो जनरलाइज कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर तो 5/2 इसमें कॉमन आ रहा था, जिसे आप चाहें तो और लिख सकते हैं बाद में उधर ले जाकर सेक स्क्वायर 5/2। क्या मैंने सही किया है? होप मैंने सही किया है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए ऐसा ही कुछ होगा मेरे ख्याल से, तो चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से तो कोई गलती नहीं करी, पर मैं बड़ा घबराया शर्माया सदमे में रहता हूँ कई बार मैं। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी टेंजेंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस to an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Find locus of mid point of any tangent to ellipse x square upon a square plus y square upon b square कीजिएगा बच्चों। देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपने ये एलिप्स है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, आपने इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, आपने बच्चों इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, आपने इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी बच्चों, और इस टेंजेंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो इंटरसेप्ट है, भैया आपने ये एलिप्स था, इस एलिप्स पर आपने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टेंजेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है उसके मिड पॉइंट का आपको लोकस बताना है, आपको उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। मैं मान लेता हूं कि जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो किसी पॉइंट थीटा पर करी है। भाई मैंने मान लिया कि वो जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो किसी पॉइंट थीटा पर करी है बच्चों। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? भाई टेंजेंट की इक्वेशन होगी x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जहां उसने y एक्सिस को कट किया वो पॉइंट A है, तो वहाँ पर x 0 कर दीजिए, x 0 कर देंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों 0 और B cosec थीटा। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? ये आ गए बच्चों आपके पास में पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स। भाई जहाँ उसने y एक्सिस को कट करना वहाँ पर x को 0 कर दीजिए, x को 0 कर दोगे तो ये 0 हो गया, लेकिन बाकी का आपके पास में ये आ जाएगा। इसी तरह से जब वो y एक्सिस को x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पर y 0 होगा, और y को 0 करोगे बच्चों तो y को 0 कर दो तो x की वैल्यू आएगी a cos थीटा, ना a sec थीटा, a sec थीटा 0। सो आपके पास में a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको ना तो a में कोई दिलचस्पी ना b में दिलचस्पी, आपको तो दिलचस्पी है इन दोनों के मिड पॉइंट में। सो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा जिसका आपको लोकस फाइंड आउट करना है, लेट इट बी x1 y1, मैंने उसे x1 y1 मान लिया, तो x1 हो जाएगा 0 और a sec थीटा अपॉन 2। इससे आपके पास में cos थीटा की वैल्यू बच्चों, सेक थीटा को आप यहाँ लाओगे 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाके कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? a अपॉन 2x1। इसी तरह से आप साइन थीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगी बच्चों b अपॉन 2y1। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि मैंने सही किया है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए भाई इन दोनों का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 को इधर ले गए, 2x1 इज इक्वल टू a सेक थीटा, सेक थीटा को बटे में लाए तो x1 इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, और इससे आपके पास में कॉस थीटा और साइन थीटा आ गए। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उससे a स्क्वायर, बाद में फाइनली लोकस आप निकालेंगे तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। भाई अगर थीटा हो आपके पास में, आपको एलिमिनेट करना, जो भी आपने अपने मर्जी से माना है वो आपने थीटा माना था, तो आपको जिसको एलिमिनेट करना है
कॉस थीटा साइन थीटा और आपको एलिमिनेट करना हो तो मैं समझता हूँ उससे आसान एलिमिनेशन ही नहीं है, क्योंकि आप सिंपल एक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हो बच्चों, कॉस थीटा और साइन थीटा की ये वाली, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली बात हम लोग यहाँ पर देखें, अगली बात हम लोग यहाँ पर देखें बच्चों। अच्छा ये इक्वेशन मैंने ऐसी मानी थी, आप भाई टेंजेंट की इक्वेशन आपको चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ भी कर लीजिए, आपको फाइनली क्या चाहिए था, आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी। अब टेंजेंट की इक्वेशन आप ऐसे लेके चल लेते, या आप ऐसा करते कि जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है आप उसी को x1 y1 मान लेते। भाई जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है उसको x1 y1 मान लेते, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती, टेंजेंट की इक्वेशन होती x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंटल पॉइंट x1 y1। भाई x1 y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ये होगी। अब इसने x एक्सिस को जहां कट किया, चलिए इसे को मैं ए ही नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जो कि वाई एक्सिस पर है, तो वो तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन y1 आ जाएगा। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों ए स्क्वायर अपॉन x1 और ये 0, ये आ गए। अब इन दोनों के मिड, आपको ये जो टेंजेंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है आपको उसका लोकस बताना, और उसका हम मान लेते हैं उसको h के, तो h क्या होगा, h होगा साहब 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन 2। इससे आपके पास में जो है x1 आ गया, x1 की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर अपॉन 2h। ऐसे ही y1 निकालेंगे तो y1 आएगा साहब बी स्क्वायर अपॉन 2 के, आ गया ये। अब क्या करोगे, अब आपको लोकस बताना है। मैंने क्या बोला, लोकस निकालना मतलब एक ही लुच्चा सा काम करना, जो वेरिएबल मैंने माना उसे एलिमिनेट करो। मैंने किसको वेरिएबल माना, x1 y1 को, तो x1 y1 हैज टू बी एलिमिनेटेड। और प्रैक्टिकली ये आपकी x1 y1 आपने जो लिया है वो एलिप्स पर है, इसलिए एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, यहाँ पर से x1 की वैल्यू रख दीजिए, y1 की वैल्यू रख दीजिए, और उसके बाद में h k को जनरलाइज कर दीजिए x y, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिए बच्चों, बहुत आराम से चेक कर लीजिए, डिट्टो सेम आएगा बच्चों, ऐसे कर लीजिए। या फिर आप एक काम करिए, आप भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो तो। या फिर आप टेंजेंट की, भाई टेंजेंट की इक्वेशन आपको सपोज करनी है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज करना है, और कई तरीके हैं आपके पास जिससे आप टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज कर सकते हो। आप टेंजेंट की इक्वेशन ये ले लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। अब ये इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करना है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट करना है, वही ये पॉइंट ए है, भाई ये टेंजेंट थी। और ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, तो ए में एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा साहब अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास में ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो एक्स को वाई को 0 करेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे तो आपको माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में m 0, ये आ गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन m अपॉन 2, ये होगा। आप जिस पॉइंट का लोकस निकालना चाहते हो उसे आप x1 मान लो, ऐसे ही y1 मान लो। y1 क्या होगा, y1 होगा साहब अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 2। यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और आपने अपने मर्जी से क्या माना है m, तो वो आपको और कुछ नहीं करना, यू हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। और m की वैल्यू को एलिमिनेट करने का इससे और अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि ये जो एक्सप्रेशन x1 वाला आया और जो y1 वाला एक्सप्रेशन आया, इन दोनों का रेशो ले लो। यदि आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस का रेशो अनुपात ले लिया तो आपको जो है वो x1 और y1 का अगर आपने रेशो लिया तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू आएगा बच्चों -1 अपॉन m। और उससे आपके पास में m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -y1 अपॉन x1। अब ये जो आपके पास में m की वैल्यू आई है, यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ m इनटू एनी ऑफ दिस टू इक्वेशन। इस वैल्यू, ये जो m की वैल्यू आई है दैट यू कैन पुट ओवर हियर, आप यहाँ रख दीजिए। भाई m की वैल्यू को यदि आपने यहाँ रख दिया तो y1 और स्क्वायर कर दीजिए, लगे हाथों एक ही बार में स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ y1 का स्क्वायर और यहाँ 4 भी आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, और फिर ये a स्क्वायर और इधर क्या y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर
आप जो है आपके पास में क्या मैंने ये सही किया है? बिल्कुल साहब। अब कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या? भाई यहाँ पर आपने x1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, x1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, आपको मिड पॉइंट का लोकस बताना है। सो 4y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब वापस से आप x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। भाई आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यही का यही आएगा। बाद में जनरलाइज करना मत भूलिएगा। आप इसको x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। लोकस जो है वो वही आएगा जो थोड़ी देर पहले आया था बच्चों। ये लोकस नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पर x1 y1 एलिप्स पे लाया करता था और यहाँ पर आपने x1 y1 को मिड पॉइंट लेकर कराए। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर ये लोकस ये थोड़ी ना था। बिल्कुल नहीं था लोकस, ये तो पॉइंट x1 y1 एलिप्स पर लाए कर रहा है, उसकी कंडीशन मैंने लगाई थी बच्चों। अदरवाइज लोकस तो कुछ ऐसे आएगा बच्चों। तो चलिए कर लीजिएगा। एक हम छोटी सी बात और देखते हैं बच्चों। यदि हम लोग किसी एलिप्स के लैटस रेक्टम के जो दोनों एंड्स हैं, लैटस रेक्टम के जो दोनों एंड्स हैं, उन पर यदि टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, मैं उस बारे में बात करता हूं। या आप एक काम कीजिए, आप खुद भी वीडियो को रोक करके देखिए कि अगर मैंने एलिप्स के लैटस रेक्टम की जो दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं, उसके जो दोनों सिरे हैं, उन पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। जैसे ये देखिए, ये लैटस रेक्टम है, लैटस रेक्टम के एंड्स L और L डैश। भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए। और इसके क्या होंगे, इसका भी x कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, एज्यूमिंग x एक्सिस टू बी मेजर एक्सिस। Now you are drawing a tangent at this point, you are drawing a tangent at this point, and I am interested in finding the intersection point of these two tangents. आप भी कीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ अभी पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x1 अपॉन a स्क्वायर। अब यहाँ क्या एक्सेंट्रिक एंगल की टर्म्स में काम करना थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लैटस रेक्टम के जो दोनों एंड्स होते हैं, जो दोनों सिरे होते हैं, उनके एक्सेंट्रिक एंगल क्या होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेंगे। फिर हम एक्सेंट्रिक एंगल की टर्म्स वाला जो फार्मूला था उसमें काम कर पाएंगे। अदरवाइज सिंपल है, क्योंकि अगर आपको एलिप्स पर कोई पॉइंट पता है x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन सिंपली क्या होती है बच्चों, t = 0। तो उस बेसिस पर ये आ गया। अब आपने L पर टेंजेंट लिखी तो L पर टेंजेंट x1 की जगह a ही रख देंगे, x1 की जगह a ही रख देंगे तो a से a कैंसल बच्चों, x e अपॉन a। और यहाँ y1 की जगह b स्क्वायर अपॉन b रख देंगे तो यहाँ पर y अपॉन a इज इक्वल टू 1। क्या मैं सही कर रहा हूँ? let me see। x की जगह पर x1 की जगह पर a ही रखा, a से a कैंसल, a बचा। बिल्कुल y1 की जगह b स्क्वायर अपॉन a रखा तो ये भी। सो बड़ी सिंपल हो गई साहब, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है कुछ ऐसी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट L, one extremity of the lattice rectum. Likewise, if I determine equation of tangent at point L dash, whose coordinates are naturally a minus b square upon a, you will find that this tangent will be given by something like this। बच्चों स्पर्श रेखा की समीकरण कुछ ये होगी। Now you want to find out point of intersection of these two। बड़ा लुच्चा क्वेश्चन है यार, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों a अपॉन ई, और y की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो y की वैल्यू a अपॉन ई से e कैंसल, y की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस a। क्या माइनस ए आएगी कि प्लस ए आएगी? y की वैल्यू तो 0 ही आ रही है। हे y की वैल्यू 0 आ रही है बच्चों, x की वैल्यू a, तो x e की वैल्यू a से a कैंसल, y की वैल्यू 0 आ गई। सो फाइनली आपने इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकाला वो क्या आ रहा है बच्चों, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने को कहा गया था, वो आया a अपॉन e, 0। अब ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये कोई बड़ा काम नहीं था, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक जो कंक्लूजन पर आना है, या यूं कहा जाए कि टेंजेंट की किसी प्रॉपर्टी पर आना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन। हमने क्या देखा बच्चों, ये जो पॉइंट आ रहा है, जरा आंखें गड़ा कर देखिए, तो ये जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये और कुछ नहीं, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a अपॉन ई, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है,
x इक्वल्स टू a अपॉन ई, वहीं पर आ रहा है, आ रहा है, यस भाई। दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग, this point is satisfying the equation of directrix, so I can say tangents drawn at the extremities, tangents drawn at the extremities of the latus rectum, at the latus rectum, at the ends of latus rectum intersect each other at a point on the डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों बच्चों जो दोनों टेंजेंट्स थी वो दोनों डायरेक्ट्रिक्स पर एक दूसरे को कट करेंगी, वो एक दूसरे को नियता पर प्रतिच्छेद करेंगी। और ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, सुनिएगा। टेंजेंट्स ड्रॉन at the extremities of the latus rectum of an ellipse intersect each other at the intersection point of the axis and corresponding directrix। मैं फिर से बोलूं, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, tangents drawn at the extremities of the latus rectum of an ellipse intersect each other at the intersection point of the axis and directrix of the corresponding directrix of the ellipse। देखिए ये पॉइंट a बाय e कॉमा 0 आ रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x एक्सिस, मतलब x एक्सिस मतलब ये देखिए ये पैराबोला की, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूँ, एलिप्स की मेजर एक्सिस है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे साहब a अपॉन e कॉमा 0। तो आपने क्या देखा कि लेटस रेक्टम की इन दोनों एक्सट्रीमिटीज पर जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी है, दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे कट कर रही हैं, ये दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को डायगोनल डायरेक्ट्रिक्स के एक पॉइंट पर। और वो डायरेक्ट्रिक्स का भी एक पर्टिकुलर प्रिसाइज पॉइंट है, कौन सा, वो पॉइंट जो एलिप्स की एक्सिस और दोनों एलिप्स की एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों। और यहां पर मैंने एक और बात बोली है, कौन सी, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। मैं कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूं वो भी समझना, क्योंकि अभी आपने ये एलिप्स लिया, ये उसकी एक्सिस है, ये उसके लेटस रेक्टम के एंड्स हैं, इन दोनों पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, इन दोनों टेंजेंट्स ने कहाँ कट किया, इन दोनों टेंजेंट्स ने यहाँ कट किया। ये कौन सा पॉइंट है, जो कि डायरेक्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन ये होती है और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, है। आप पैराबोला में भी याद कीजिए, पैराबोला में भी आपने यही देखा था कि लेटस रेक्टम के दोनों एंड्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स एक दूसरे को डायरेक्ट्रिक्स के एक पॉइंट पर कट करती हैं। और वहां पर तो एक और बात भी थी कि वहां जो दोनों वहां फोकल कॉर्ड के बारे में भी हमने बात करी थी, फोकल कॉर्ड के बारे में, कि फोकल कॉर्ड की किन्हीं भी दोनों एक्सट्रीमिटीज पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, फोकल कॉर्ड की किन्हीं दोनों एक्सट्रीमिटीज पर यदि आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट्स एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट पर। बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी है, पर वहाँ पर एक और शर्त भी थी बच्चों कि दोनों टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी। दोनों टेंजेंट्स क्या होती थी बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत होती थी। वो यहाँ पर अभी हम नहीं देख रहे। और मैं यहाँ पर एक और बात बोली मैंने कि लेटस रेक्टम के एंड्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स एक्सिस और कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर कट करती है। कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक्चुअली में एलिप्स के केस में एक डायरेक्ट्रिक्स एक लेटस रेक्टम नहीं होता बच्चों, दो लेटस रेक्टम होते हैं। वहाँ पर एल था, यहाँ पर एल डबल डैश एल ट्रिपल डैश। अब ऐसे ही यदि आप ये वाली डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे तो वो x इज टू माइनस ए अपॉन ई होगी। और इस पर टेंजेंट आपने ड्रॉ करी तो वो ये आई, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो ये आई। आप देखेंगे कि इन दोनों पर जो आप कट करेंगे, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होंगे बच्चों, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इन दोनों पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों वो ये आएगा। तो इन दोनों पर टच कराएंगे तो वो यहाँ कट करेगी इस वाले डायरेक्ट्रिक्स पर, और इन दोनों यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कट करेगी। होप आपको ये बात समझ में आई है। सो ये आपके पास में बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी आ गई बच्चों। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सम और करते हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम बोथ द फोकाई ऑफ एन एलिप्स टू एनी ऑफ इट्स टेंजेंट।
मैं फिर से बोलूं, लिखिएगा बच्चों, फाइंड लोकस ऑफ find product of lengths of perpendicular drawn from both the foci to a tangent on an ellipse. एलिप्स की इक्वेशन वही जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए अब क्या प्रश्न को मैं बोलूंगा तो जरा ऐसे ही बोलूंगा भैया, मैं आराम से लिख दूं फिर तो आप समझ जाते हैं, पर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल जाता हूं तो उस चक्कर में किसी किसी की गाड़ी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। पर एक फ़ायदा है कि आप वीडियो को बार बार प्ले कर करके लिख सकते हैं सबने क्या बोला, करते भी होंगे बच्चों। देखिए आपके पास में ये एक एलिप्स है साहब, इस पर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, ये देखो टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, इस पर दोनों फोकाई एस और एस डैश से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। आपने एस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज कीजिए उस परपेंडिकुलर ने इसे एम पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम आ गया, फर्ज कर लीजिए, और ऐसे ही एस डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो एम डैश आ गया। आपको इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, का प्रोडक्ट बताना है। मैं टेंजेंट की इक्वेशन को कई अलग अलग तरीकों से मान सकता हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये वाली, या फिर वो एक्सेंट्रिक एंगल वाली। मैं एक्सेंट्रिक एंगल वाली ले लेता हूँ। चलिए एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, यही आएगी। मैंने पॉइंट थीटा अपने मर्जी से एज्यूम कर लिया, तो थीटा को एलिमिनेट करना है, एक ही लुच्चा सा काम होगा बच्चों। अगर लोकस निकालना हो तो, अभी तो सॉरी मुझे लोकस नहीं निकालना, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँ। अब इस पर मैंने भाई इस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। अब इस पर मैंने कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फोकस से। तो एक फोकस है ए, तो ए से ड्रॉप करूँगा तो ई कॉस थीटा और -1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। ये आपके पास में लेंथ आएगी। क्या भाई आपने इससे ड्रॉप किया तो x की जगह क्या रखा, ए ई है ना, x की जगह ए ई रखा तो ए से कैंसिल, ये आएगा, y की जगह 0 रख देने पर पूरी पिक्चर ही 0 हो गई। सो ये आपके पास में एक परपेंडिकुलर की लेंथ आई। एज सच देखा जाए तो सही मायने में ये मॉडुलस होना चाहिए। और दूसरा एस डैश एम डैश ये निकालेंगे, सो यहाँ रखेंगे, सो ये आएगा माइनस ई कॉस थीटा -1 और अपॉन में रूट में जो वहाँ लिखा था वही का वही टर्म एज इट इज लिख देंगे। अब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, यू वांट मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए इनका गुणनफल कर लेते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको तो लेंथ निकालनी है ना भाई, ये टोटल। सो यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, माइनस का मॉड प्लस होता है, छोड़ दीजिए उसको। फिर 1 प्लस ई कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा -1। सो इससे मैं कुल मिलाकर लिख सकता हूँ क्या भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से न्यूमरेटर बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में तो रूट हट जाना है और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ये आना है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या, ये आपने किसका प्रोडक्ट निकाला है, एस एम और एस डैश एम डैश का। भाई यहाँ से भी माइनस साइन को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 माइनस ई कॉस थीटा आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दीजिए 1 प्लस ई कॉस थीटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ ऐसा ही होता है। अब ई स्क्वायर जो है बच्चों, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपको पता है एलिप्स में बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को आप यहाँ फिट कीजिए। सो एस एम इंटू एस डैश एम डैश की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, एक काम कीजिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर यार, देखते हैं जो भी होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में क्या, होल अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप
हो गया यार, अब तो बड़ा छोटा लग रहा है मुझको। ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा छोटा सा आंसर आ गया यार, ये आपके पास आया। और पूरे के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। और यहाँ ये साइन स्क्वायर कहाँ से आ गया यार, ये तो कॉस स्क्वायर ही था। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने क्या करा भाई, ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करा, फिर ए स्क्वायर का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करा, ऐसे बी स्क्वायर का भी कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करा, फिर ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में से यही कुछ आएगा और यहाँ कुछ। मेरे ख्याल से सब देख के समझ में आ रहा होगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी पढ़ चुके हो कि पढ़ के थोड़े बोर भी हो गए होगे शायद, पर करना तो है साहब। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है बच्चों, वो घूम फिर के कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। तो बड़ा छोटा सा आंसर आया बी स्क्वायर। ना केवल बड़ा छोटा सा आंसर आया, बल्कि जो आंसर आया वो एक कांस्टेंट आया। वो क्या आया बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म आया। ना केवल एक छोटा सा उत्तर आपको मिला है, बल्कि आपको कांस्टेंट आंसर भी मिला है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एलिप्स की किसी भी टेंजेंट, भाई एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन ड्रॉ टेंजेंट। भाई एलिप्स के जितने पॉइंट्स हैं, आप इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप सब पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियसली सब पर आप उस एलिप्स की फोकाई से परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हो और उन परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि वो सेमी माइनर एक्सिस जो है बच्चों, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ जो है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। सो वी कैन रिमेंबर एज सच दिस एज अ प्रॉपर्टी दैट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द फोकाई ऑफ एन एलिप्स, if perpendiculars are drawn, if perpendiculars are drawn from both the foci of an ellipse to its any of tangent, then product of their lengths of perpendicular will be a constant quantity and will be equals to semi minor axis square. इससे याद रखिएगा बच्चों। चलिए अब एक और काम करते हैं। हम यहाँ पर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए हैं, क्या आए हैं बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इनका लोकस भी निकालते हैं। आपने एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी, उस पर आपने फोकाई से क्या ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर्स किए। अब आप उनके परपेंडिकुलर का जरा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए उनका लोकस आपको बताना है। आप एक काम करो, खुद से करो। तो जरा देखो बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। अब इस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर जो होगा उसकी इक्वेशन होगी, आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। सो यहाँ एक्स साइन थीटा अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए कॉस थीटा, और साथ में केवल कांस्टेंट को चेंज करते हैं। भाई किसी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो किसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन की होगी किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और एक के आगे माइनस लगा दीजिए। तो वहाँ पर वाई का कोफिशिएंट था साइन थीटा अपॉन बी, वो यहाँ आ गया। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर था कॉस थीटा अपॉन ए, वो वहाँ चला गया, प्लस लेम्डा आ गया। अब ये परपेंडिकुलर अगर ए ई से पास होता है, ए ई कॉमा जीरो से, भाई ए ई कॉमा जीरो से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए ई कॉमा जीरो रखिए, ए ई साइन थीटा अपॉन बी माइनस, ये तो जीरो हो गया, प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास में जो है लेमडा की वैल्यू आ गई, वो आप वहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स साइन थीटा अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए कॉस थीटा माइनस, नहीं लेमडा की वैल्यू यस, माइनस ए ई साइन थीटा अपॉन बी
इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ SM। ये SM की इक्वेशन है और ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की। और ये उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। और इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? आप दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, दोनों समीकरणों को एक साथ हल कर लीजिए। करें भाई, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर लूँ तो शायद मेरा काम हो जाएगा। और एक काम करता हूँ बच्चों, मैं जो टेंजेंट की इक्वेशन है मैं उससे ऐसा रखता हूँ। भाई आपको इसका और इसका भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ऐसा हमारे पास में शॉर्टकट फार्मूला भी है, बट मैंने उसके बगैर अगर करना चाहा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा बच्चों? आप पहले तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे, फिर आप जो जिस पॉइंट से पास हो रही थी वो कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। अब आप एक काम करें, जो दोनों इक्वेशंस हैं ये वाली, इन दोनों इक्वेशंस को का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कीजिए और सम कीजिए। करके देखते हैं भैया कुछ हासिल हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे पहली वाली इक्वेशन का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, ये मिला। ऐसे ही यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करें तो उसके लिए आप पहले काम कीजिए, साइन थीटा वाला जो टर्म है उसे आप कॉमन निकाल लें। क्या? मत निकालिए, एक मिनट थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिएगा मुझको। आप आप एक काम कीजिए, सेकंड वाली जो इक्वेशन आपके पास में ये वाली आई थी, आप उससे भाई लेमडा की वैल्यू आपने निकाली, वो आई थी ये, आप उस वैल्यू को अगली स्टेप में उधर RHS पे ले जाइए तो वो प्लस हो जाएगा और इससे सेकंड नाम दे दीजिए। अब आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और आपने सेकंड इक्वेशन का भी स्क्वायर किया और प्लस किया। सो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस किया तो 2xy अपॉन ए बी, यस, और कॉस थीटा साइन थीटा। ये तो आपने LHS में किया और यही काम आपको RHS में करना है। RHS में भी स्क्वायर करना है और सम करना है। तो जब RHS में आप करेंगे बच्चों तो ये 1 प्लस इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, ये दोनों कैंसिल हो गए। और अब आप एक काम कीजिए, ये वाला पूरा टर्म एक साथ लिख दीजिए। तो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर, और बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। लाइकवाइज इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आया था आपके पास, और राइट हैंड साइड पर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर ई स्क्वायर भी तो है। हाँ चलिए, वो ई स्क्वायर की वैल्यू हम बाद में रखते हैं। ई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ई स्क्वायर की अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो ई स्क्वायर की वैल्यू थी वो यहाँ रखिए। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन में क्या? ए स्क्वायर है। और अभी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, और बाकी जो बच रहा है, अब इसमें से आप एक काम करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भैया आपने ये रिलेशन था, उस रिलेशन का यूज़ करके आपने ई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ फीड करी। अब इन दोनों में से आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर है। और RHS पर आप एक काम कीजिए, एलसीएम लीजिए, पहले तो बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यस, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में कितना बच्चों, बी स्क्वायर, होल अपॉन में बी स्क्वायर है। अगली स्टेप में क्या, भाई आपको ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका लोकस फाइंड आउट करना है, आपको इसका लोकस फाइंड आउट करना है, तो आपने उसके लिए यहाँ पर ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दैट आपको क्या मिल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपने एलिप्स के किसी भी पॉइंट, आपने एलिप्स के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, और उस टेंजेंट पर आपने उसकी दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, आपने देखा कि उन परपेंडिकुलर की लेंथ जो आ रही है वो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर आ रही है, एक प्रॉपर्टी हो गई। और एक और प्रॉपर्टी आपके पास में हो गई बच्चों की, यदि मैं उन वो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, कहाँ से, फोकाई से, फोकाई से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, उन परपेंडिकुलर के फूट का लोकस में निकालता हूँ। भाई मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन और टेंजेंट पर जो फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का यदि मैं लोकस निकालता हूँ तो वो ये आ रहा है बच्चों। भाई आपने दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बच्चों वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। कौन से सर्कल की, एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल की। बच्चों ये आपके पास में एलिप्स है, और एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा है। अरे सेमी मेजर एक्सिस को अगर रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ करते हो, सेंटर एलिप्स वाला ही लेते हो, तो जो सर्कल बनता है उसे बोलते हो ऑक्सिलरी सर्कल। सो इससे क्या कंक्लूजन आया, इससे ये कंक्लूजन आया कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और उस टेंजेंट पर मैंने दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, उस पर दोनों फोकाई से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो मैं पाऊंगा कि जो उनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं वो उस एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे। भाई आपने टेंजेंट और उस पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व किया था, मतलब आप उन दोनों की इक्वेशन का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप एक्स और वाई मानते तो वो इसका सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है। तो ये, और मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा लेकर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोकस में ज़्यादा कंफर्ट जोन महसूस होता है जब कॉस थीटा साइन थीटा हो, तो मुझे उन्हें एलिमिनेट करना दिक्कत नहीं आती। मैंने दोनों का स्क्वायर किया, सम किया, एलिमिनेट हो गया। बच्चों ट्राइग्नोमेट्री में आप लोगों ने कॉस थीटा साइन थीटा को एलिमिनेट करने की बहुत सम्स करे हैं, बस वहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह के सम्स करें जहाँ पर हम दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया करते थे, और वो उससे हमारा काम हो जाता था। वही काम मैंने यहाँ पर भी किया। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सरल, सुलभ, ईजी है बच्चों।